अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। ऊप देखते हैं बेसिकली। हम सब ने पढ़ा भी हुआ लेकिन हल्का सा रिपीट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आगे हम लोग ने इसमें से जो है ना वो बस माइनर सी चीज़ें यूज़ करनी है रेड के अंदर। सर, जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर्स में बाकी लैंग्वेजेस में पोजिशनल पैरामीटर्स पास करते हैं, रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज करके ऑप्शनल पैरामीटर बना लेते हैं, तो इसमें नहीं कर सकते? इसमें तो पैरामीटर्स ऑलरेडी ऑप्शनल है ना हमारे पास, हम नहीं भी पास करें तो हमारा काम चल रहा है। तो वो चीज़ आगे अगर हम लोग पास करते हैं तो डिफाइन हो अच्छा। जाती है, नहीं पास करते तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। एक चीज़ और है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, लाइक जैसे उसने बताया हुआ है कि आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करते हैं कि अगर यूज़र ने पास नहीं किया तो फिर डिफ़ॉल्ट में वो आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कोई रिक्वायर्ड के लिए भी होना चाहिए वो। फिर आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर किसी को मिलता है तो वहाँ पे ग्रुप में पेश कीजिए, मैं भी देख लूँगा। ओके, सो अच्छा, ऊप जो है बेसिकली इट्स अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, बस और कुछ भी नहीं। और ऊप जो है वो बहुत पुरानी, जब से प्रोग्रामिंग है तब से ये स्टाइल हमारा जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है और तब से ही चल रहा है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हैं तो उसके बाद हम लोग ऊप वाली जो चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। So it's a programming paradigm centered around object rather than functions. OOP is not a programming language, कोई मतलब लैंग्वेज और टूल नहीं है, सिर्फ इट्स जस्ट अ सिंटैक्स टू राइट योर कोड। और सारे डेवलपर्स के लिए जो बेसिक एसेंशियल है, बेसिक हुक सबके लिए एसेंशियल है, आनी चाहिए। तो बाकी सबको पता है, बट हियर फोर पिलर्स ऑफ हुक, चार इसके बेसिक पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। या वैसे तो हम लोग ऊपर नहीं जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में भी नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन चारों के चारों कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है और हमें ओप की तरफ क्यों मूव करना चाहिए। ठीक है, लाइक क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर की तरफ क्यों मूव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं क्योंकि वो फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग कोड कर रहे हैं, वट where we have bunch of functions and data stored in variables and function operates under the data। इस तरह से होता है कि ये आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं। फंक्शंस आपके वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और फिर उनसे आप कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। लाइक एग्जांपल देखें हम लोग, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे वेरिएबल्स डिफाइन हुए हुए थे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते थे, इन वेरिएबल्स के ऊपर अपने फंक्शन कॉल कर रहे थे। ये देते हैं जैसे ये R1 R2, ठीक है, ये फंक्शन है, ऊपर हमारे पास वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, वो वेरिएबल जिसको पास करते हैं, फिर फंक्शन हमें उसके ऊपर जो भी हम लोग प्रोग्रामेटिकली उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं वो करते हैं और फिर हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं। बट हेयर इन ऊप में क्या होता है, ऊप में क्या होता है वो नेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले उसी को परस्यू करते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले लेके चल रहे थे। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन फिर आगे से तीसरे फंक्शन को कॉल करता है और एक फंक्शन को मल्टीपल फंक्शंस भी कॉल कर रहे होते हैं। लाइक हम लोगों ने वो देखा था, हमारा एक लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने कॉल बैक हेल्प पढ़ा था। ठीक है, इट तो एट द एंड जो है ना आपके पास वो कॉल बैक हेल्प जनरेट हो जाता है। यहाँ फिर क्या होता है कि आपके पास लाइक से ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन जितने इसकी तरफ एरो पॉइंट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है मैं इस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं इस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ। और मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शंस लिखे होते हैं ना, और होते इसी तरह से जब हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। अज्यूम करें आपने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर 6 फंक्शन है, उसमें से 3 फंक्शन एक फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि चलते चलते वो 6 माह गुजर गए हैं, उसको आपने कोड लिखा हुआ पुराना हो गया आपका। उस 6 माह के बाद उसमें एक एडिशन करनी होती है आपको। क्या लाइक वो कहते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये जो फंक्शन है ना, ये पर्सन का फंक्शन है, ये फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा है, ये कंपनी का फंक्शन है और ये फंक्शन है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का फंक्शन है। तो अब ये 3 फंक्शन है, यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसको एक्सेस कर रहे हैं। अब
क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि जो कंपनी का फंक्शन है ना, इस फंक्शन के थ्रू जब मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूं तो इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें चेंज कर दो मुझे। लाइक ये अभी ABC रिटर्न कर रहा था, अब मुझे XYZ रिटर्न करवा रहा है। तो आप क्या करते हैं, उस टाइम पे आपका स्कोप हो जाता है कि अच्छा भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है, मैंने इस फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करते हुए चेंजेस करवानी है। आपको नहीं पता होता कि ये फंक्शन मैंने 2 जगह से और भी कॉल किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर चेंज करूँगा तो मुझे उन 2 चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो आप क्या करते हैं, आप इस फंक्शन के मद्देनज़र रखते हुए इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं और वो वाला आपका मॉड्यूल चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप दूसरे मॉड्यूल के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, वो चीज़ ब्रेक कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं अच्छे तरीके से की हुई, आपने अपने कोड के अंदर कमेंट्स नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो और ये तो फिर ये वाला जो चांस है ना, इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये वाली मिस्टेक का। और इसके अलावा और बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम लोगों ने फंक्शन प्रोग्रामिंग लिखी हो, ठीक है। लाइक हमें ये डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा फंक्शन किसको एक्सेस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता, किस फंक्शन को एक्सेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कौन सा फंक्शन किस फंक्शन के बाद कॉल होगा, लाइक वो कॉल बैक की तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर तो आपका सिंपल कोड छोटा सा है तो फिर तो ठीक है, आप उसका फंक्शन लिखते हैं, लेकिन अगर आपको एक मॉड्यूल डिफाइन करने जा रहे हैं तो फिर ये वाली चीज़ जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है हमारे लिए। सो अगर हम लोग अपना लिखने का सिंटेक्स चेंज करते हैं ओप के मुताबिक, तो ओप के अंदर क्या होता है, ओप के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अच्छा बेसिकली ये जो ओप का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऑलरेडी, बस हमें पता नहीं होता कि हम लोग ओप यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए ताकि हमसे कोई पूछे कि ये इस तरह से कोड में लिखा हुआ, तो हमें पता हो कि भी हम लोग एनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहे हैं, मैंने एब्स्ट्रैक्शन यूज़ किया, आप उसको डिफाइन कर सको, ठीक है। तो लेट्स से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स और अपने मेथड्स एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रख करते हैं। लाइक मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है कॉल और एक है लोकल स्टोरेज। सबसे पहले कार की तरफ आते हैं। तो कार के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, ठीक है, सब क्लास बनाई है कार, उसके अंदर हमने मेक मॉडल कलर रख दिया, उसके अंदर हम लोग 3 मेथड्स भी डिफाइन कर देते हैं, उसके स्टार्ट स्टॉप मूव वट इस तरह से और भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि आपकी सारी की सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर सारी, इससे बाहर मैं किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहा, इसी के अंदर है जो कुछ भी है। तो उससे क्या होता है कि आप एक ही जगह पे फोकस होके जो कोड लिखने में आसानी होती है, उसको समझने में भी आसानी होती है। और कल को आप चेंज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा मैं इस क्लास के अंदर से किसी चीज़ को एक्सेस करूँ, बाहर से तो मैं किसी को एक्सेस ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ से मेक रिमूव कर देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर इसको कोई और एक्सेस करेगा तो यहाँ से मेक भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे आप ओप की कंडीशन, ओप के सिंटैक्स में प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फंक्शन प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने एक चीज़ की हैबिट ज़रूर बनानी है कि आप कमेंट ज़रूर पास करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये तो मैंने जेनेरिक लिखा हुआ, लेकिन हम लोग यूजुअली इसके साथ यहाँ पे बिजनेस लॉजिक भी पास करते हैं कि ये मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बनाया है, बिजनेस लॉजिक क्या थी मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बनाया। और अगर कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इस फंक्शन के साथ या इस क्लास के साथ मुझे लिखनी चाहिए कमेंट के अंदर, लाइक अगर आपने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है तो, और आपको लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स है, तो और बाद में अगर आप उसको 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट पास करें और उसमें डिफाइन करें उस चीज़ को, ठीक है। छोटी सी आप 2-3 लाइनों का उसके अंदर कमेंट ज़रूर ऐड करें। ये जो कमेंटिंग है ना, इसके ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इसी की वजह से बाद में क्या होता है कि आपका अपना कोड ही मेंटेनेबल नहीं रहता, आप अपना कोड ही पढ़ रहे होते हो और आपको समझ नहीं आती उस टाइम पर, और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आप अपनी सेंस के मुताबिक उस टाइम के स्कोप को मद्देनजर रखते हुए चेंज कर देते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो कमेंट्स जो है ना, ये आपकी जो गुड प्रोग्रामिंग हैबिट्स है ना, उनमें से एक है। और जब भी कोई आपका कोड रिव्यू कर रहा होता है ना, लाइक आपने इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं अच्छा, आप कहते हैं मैंने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई हुई है, लेट्स से उसके अंदर 2 क्लासेस हैं, तो आप कहते हैं जी अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे कहता है अच्छा मुझे अपना कोड दिखाएं, तो वो कोड के अंदर जो चीज़ें रिव्यू कर रहा होता है ना, उसमें और चीज़ों के साथ एक जो मेन चीज़ होती है ना, वो कमेंट्स भी होती है कि इसने कमेंट्स लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, और अगर लिखे हुए हैं तो किस तरह से लिखे हुए हैं। इस तरह से लिखे हुए हैं कि ये अगर खुद 4-5 महीने बाद आता है और इसको समझ आ जाएगी, या मैं यही कोड किसी दूसरे डेवलपर को दूंगा तो उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाली लाइन ये कर रही है, ये वाला फंक्शन ये कर रहा है और ये वाला फंक्शन ये कर रहा है। तो इस तरह से लिखते हैं इसके अंदर, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। ओके, सो ये थी कार की एग्जांपल। और अगर हम लोग कहें कि अच्छा भाई ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग कार शार बना रहे हैं ये वो, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो मैं यहाँ पे आते हैं।
ये कंसोल लॉग है। कंसोल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टैब होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में ना ये जो लोकल स्टोरेज है ये इट्स द ब्राउजर स्टोरेज। ये हम लोग अभी आज के लेक्चर में एंड पे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ब्राउजर की स्टोरेज है। इसमें हर डोमेन के अगेंस्ट, ये जो हमारी डोमेन होती है ना यहाँ पे, हर डोमेन के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं और हम लोग उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो बड़े गंदे तरीके से पड़े हुए, हम लोग यहाँ पे एक बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि लोकल स्टोरेज और हिट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जितनी भी मेरे पास लोकल स्टोरेज पड़ी हुई है वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई है। और ये है बहुत उस तरह से उसने, क्योंकि हम लोगों ने सर्वर रन किया हुआ तो वो अपनी जो लोकल स्टोरेज है ना वो यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। वैसे तो इसको थोड़ी देर में हमने पढ़ना है डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोकल स्टोरेज यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये लोकल स्टोरेज के अंदर ही आपके पास क्लियर का मेथड पड़ा हुआ है, गेट आइटम्स पड़ी हुई हैं और की पड़ी हुई है, रिमूव आइटम्स पड़ी हुई हैं, सेट आइटम, ये सारे इसके मेथड्स हैं जो हम लोग लोकल स्टोरेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें सारे के सारे एक ही जगह पे उन्होंने लोकल स्टोरेज के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड सारे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें आगे फर्दर। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट लेंथ के साथ हमें पता चलता है कितने के अंदर हमारे पास लोकल स्टोरेज के वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर किसी को रिमूव करना है तो रिमूव आइटम गेट करने के लिए होता है, सेट करने के लिए होता है। ये तीनों चारों चीज़ें भी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी देर में। एनीवे तो अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में देखें तो हमारे जो ओप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसका बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट बेस्ट अप्रोच से समझा जाता है ओप को। और इसी को फॉलो करते हैं। जो अपनी जितनी भी आप एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर जब आप कोड रिव्यू कर रहे होंगे तो आपको इसी तरह से मिलेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स। अच्छा, अगर हम लोग इस तरह से करते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग ग्रुप में ये करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें रख देते हैं, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर चीज़ें रखनी है सारी की सारी। अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर ये होता है कि आप वेरिएबल्स और मेथड्स एक जगह पे डिफाइन कर देते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उनको आप यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इससे पीछे जाएं प्रोसीजरल में तो उसमें हम लोग इस तरह से करते हैं, वेरिएबल अलग पड़े होते हैं, फंक्शन अलग पड़े होते हैं, फिर आप फंक्शन कॉल करते हैं, वो वेरिएबल उसको पास करते हैं और फंक्शन आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। बट इन ओप जो कि हम लोग कर रहे हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस सिंटेक्स में कोड लिख देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ही वेरिएबल्स और मेथड्स पड़े हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने एनकैप्सुलेशन अप्लाई कर। ओके सर एक बात पूछनी थी कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और अगर हम ऊप लैंग्वेज की बात करें तो उसको हम टाइप स्क्रिप्ट को प्रेफर करते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में साथ है रिएक्ट के। हाँ, लेकिन हम लोग तो अभी टाइप स्क्रिप्ट की तरफ जा रही है ना, हम लोग तो बेसिक एक लैंग्वेज के अंदर की चीज़ें पढ़ रहे हैं ऊप। तो आप जो ऊप है ना वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ ही एक्सेस कर रहे हो, आप उसके बगैर भी तो एक्सेस कर सकते हैं ना। उसके बगैर हम क्लासेस बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने बनाई है, हम लोग ये एनकैप्सुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग तभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं सर। और जो आप टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि वो सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो दैट्स ट्रू है। और दिस इज़ आल्सो ट्रू कि अगर हम लोगों ने ऊप ही लिखनी होती है, हम लोग इस अप्रोच पे जा रहे हैं कि यार मैंने अपना सारा जो प्रोग्राम है वो ऊप के सिंटेक्स में लिखना है, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के लिए बेस्ट अप्रोच है कि आप टाइप स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज़ करें, वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी देता है। सर अगर हमने प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो बिजनेस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करें या जावास्क्रिप्ट यूज करें? इट्स अप टू यू, जिसके ऊपर आप स्किल्ड हैं
तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ रिएक्ट की अगर हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग ऊप के इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करते ही नहीं है, उसका एक अपना बिहेवियर है रिएक्ट का। तो जब हम लोग रिएक्ट में पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस ऊप के किस पैराडिगम को जो है ना उसके अंदर वो अप्लाई करता है अपने अंदर, ठीक है। इवन के वहाँ पे हम लोग ये इनहेरिटेंस और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से यूज़ नहीं करते। वो हमें कहता है कि आप जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म टाइप चीज़ें जो है ना वो यूज़ करें। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हम लोग रिएक्ट के अंदर बना रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर आप रिएक्ट के अंदर भी उसकी तो अपनी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर भी जो कोड है अपना मेरा कस्टम कोड वो मैं ऊप की फॉर्मेट में लिखूँ, तो आप वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे अपना कोड इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे फंक्शंस कुछ यूटिलिटी फंक्शंस चाहिए, तो वो फिर आप खाली फंक्शंस वहाँ पे लिख लें और वो आप जावास्क्रिप्ट के साथ लिख सकते हैं। इवन अगर आपने थोड़ी सी ऊप यूज़ करनी है तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। सही, ओके सर। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप जो जो चीज़ें आउटसोर्स नहीं आउटसाइड एक्सेस के लिए छोड़ रहे हैं वो कम होनी चाहिए और इजी टू यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और बेशक अंदर आपने बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट लिखा हो। अक्सर इसी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से दी जाती हैं, जैसे कि डीवीडी प्लेयर है, इस पर आपको 4-5 बटन मेन पे मिलते हैं, और लेकिन जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हैं इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं और आपका वो ऑपरेशन एक बटन के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग लाइब्रेरीज वगैरह लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ फंक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना उनको प्राइवेट बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो प्राइवेट फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ द स्कोप एक्सेस नहीं की जा सकती। डायरेक्ट आप उस क्लास के थ्रू या उस फंक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर आपने बनाया तो वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ वही फंक्शन और प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो आपने पब्लिक छोड़ी हुई है। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो पब्लिक प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जैसे बाकी लैंग्वेज जैसे .NET में होता है, जैसे PHP में होता है, उस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। अभी हम थोड़ी देर में उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। So an abstraction is a way of hiding the implementation details and showing only the functionality to the user, ठीक है। फंक्शन आप उसको एक कहते हो कि ये फंक्शन कॉल कर लो, ये आपके अंदर वाले सारे काम कर देगा। तो आपने उसको जो ओपन किया ना वो एक फंक्शन ओपन किया हुआ है और उसके थ्रू वो सारे काम कर सकता है। तो उसको नहीं पता कि अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, कि वो एक फंक्शन आगे से 100 फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो आपको सारा कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे रहे हैं। तो वो चीज़ें सारी हम लोग हाइड कर लेते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा फंक्शन की एक्सेस बाहर दे देते हैं ना, कि बाहर से आप ये भी एक्सेस कर लें, ये भी एक्सेस कर लें, प्राइवेट नहीं करते चीज़ों को, तो फिर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। अभी आपको अगर एक फंक्शन है वो आगे से 50 फंक्शन को एक्सेस कर रहा है और वो फंक्शन आपने पब्लिक किया हुआ है, तो आपको वो 50 फंक्शन जब भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे, आपको कभी भी नहीं ये सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन बाहर से अगर कोई एक्सेस कर रहा होगा तो ये ऐसे करेगा, या यूज़र ये भी कर सकता है, यूज़र ये भी कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं तो इसके अंदर अगर मैं पैरामीटर पास करूंगा तो क्या होगा, पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो तब। तो आपको वो जो अंदर वाले 50 फंक्शन है, अंदर वाली 50 क्लासेज हैं आपकी, आपको ये वाली टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपने ही मेंटेन करनी है। बाहर से आपको पता है कि सिर्फ ये एक फंक्शन ही कॉल होना है और इसने आगे से सबको कॉल करना है। तो इस तरह से जो है ना मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है। आपका फोकस जो है वो उसी के अंदर आपको पता है कि मैंने खुद ही मेंटेन करना, यूजर इसको एक्सेस नहीं करेगा। यूजर को आप सिंपल मेथड देते हैं बाहर, ठीक है, कि आप ये कर लें और यूज़र उसको एक्सेस करके अपना काम कर लेता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग आएँ तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय डॉट बोनस, लाइक हम यहाँ पे कोड ही लिखा हुआ है, इसका स्टार्ट ही इधर से कर, ये है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एम्प्लॉय के नाम से। ये बिल्कुल वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो जिससे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, उसी तरह का, ठीक है, लेकिन इसका नाम है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, दिस डॉट बोनस, दिस डॉट सैलरी, व्हाटएवर। और दिस डॉट गेट सैलरी एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है उसकी सैलरी और उसका बोनस। और अगर मैं एक और फंक्शन है एम्प्लॉय डिटेल्स का, अगर मैं वो कॉल करता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाती है। इस तरह से ये मैंने एक इंस्टेंस बनाया एम्प्लॉय 1 और मैंने इसको ये पैरामीटर पास किया तो ये एम्प्लॉय बन गया। और जब भी मैं इसकी सैलरी गेट करनी है तो गेट सैलरी कॉल करूँगा तो यहाँ से मैं इसकी सैलरी गेट कर सकता हूँ। बट अब यहाँ पे मसला ये है कि कोई भी इंस्टेंस बना के यहाँ पे अपने इंस्टेंस के थ्रू ये गेट सैलरी एक्सेस कर सकता है।
और ये वाली सारे पैरामीटर भी एक्सेस कर सकता है और इनको चेंज भी कर सकता है। लेट से वो कहता है एम्प्लॉय 1 डॉट बोनस इक्वल टू 7,000। फिर जब वो गेट सैलरी करेगा तो सैलरी प्लस बोनस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि बोनस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो प्राइवेट चीज़ें हैं एक एम्प्लॉय की, वो जब भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गेट हो तो ये वाले जो कॉल है ना मेथड, वो डायरेक्ट यूज़र ना कॉल कर सके। तो फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बोनस को दिस डॉट बोनस की बजाय, पहले इस तरह से लिखा हुआ था ना दिस डॉट बोनस इक्वल्स टू बोनस, हम लोग क्या करते हैं इसको बना देते हैं हम लोग वेरिएबल यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ, ठीक है। और लेट के साथ वेरिएबल बनाने का पर्पस ये है कि इसका जो स्कोप है वो सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाहर ये एक्सेस ही नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो मैंने दिस डॉट गेट सैलरी लिखा हुआ था उसको मैं लेट के साथ डिफाइन कर दूंगा, यानी कि ये भी मेरा वेरिएबल बन गया और ये जो फंक्शन था आगे ये फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं रहा, ये फंक्शन एक्सप्रेशन बन गई। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन बन गई। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जब गेट एम्प्लॉय डिटेल जो है तो वो कॉल करता हूँ तो उसके अंदर मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, करेक्ट। अब क्या होगा कि अगर मैं बाहर से इस फंक्शन को ट्राई करने की कोशिश करूंगा ना तो मैं इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। लाइक मैंने एक एम्प्लॉय 1 बनाया, ठीक है, एक इंस्टेंस बनाया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ, और अगर मैं कहता हूँ गेट एम्प्लॉय डिटेल तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है जिसका इसका स्कोप इससे बाहर नहीं है, तो अगर मैं ये कॉल करूँगा एम्प्लॉय 1 डॉट गेट सैलरी तो डेफिनेटली मुझे ये एक्सेस नहीं करने देगा। इसी तरह से ये मुझे बोनस भी एक्सेस नहीं करने देगा क्योंकि वो उसके अपने प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली चीज़ों को वेरिएबल्स बना के उसी स्कोप के अंदर, अब आपको स्कोप भी पता है कि लेट का क्या स्कोप है, कॉस्ट का क्या है, वॉर का क्या है, तो आप लोग क्या करते हैं वो वेरिएबल्स बना के वो वैल्यूज वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं रहती, वो उसके वेरिएबल्स बन जाती हैं और वो वेरिएबल सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर सकता है, बाहर से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर वो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि आप क्लासेस की सब क्लासेस बना सकते हैं, मेन आपके जो फंक्शंस होते हैं और जो आपके फंक्शंस के को यहाँ पे मेथड्स कहते हैं हम लोग, तो आपके जो मेन मेथड्स होते हैं और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप एक जगह पे रख लेते हो और फिर उससे आप सब क्लासेस बना के यूज़ कर लेते हो। हाँ, अभी हम लोगों ने व्हीकल का केस देखा था, यहाँ पे अगर हम लोग HTML का केस देखें तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक इनपुट, सेलेक्ट, चेकबॉक्स, इनके ऊपर मैं ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, ऑन फोकस का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस तरह से डिफाइन करूँ कि इनपुट एक अलग ऑब्जेक्ट हो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो या क्लास हो, ठीक है, तो मुझे इन तीनों के अंदर अपने अपने फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड मैं करता हूँ कि एक HTML का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लूँगा और उस HTML के अंदर से यानी कि एक पेरेंट क्लास डिफाइन कर लूँगा HTML और उसमें से फिर मैं सब क्लासेस निकालता जाऊँगा। तो ये तीनों की तीनों सब क्लासेस क्लिक और फोकस के जो मेथड है अपने पेरेंट के वो यूज़ कर सकेंगे, जैसे हम लोगों ने व्हीकल के केस में देखा था गेट इन्फो वाला मेथड हमारा। तो ये सिंपली इनहेरिटेंस उस तरह से काम करती है, सब क्लासेस बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये होता है कि आप एक चीज़ को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एक्सेस कर सकते हो। लाइक द पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कॉन्सेप्ट of an object-oriented paradigm that provides a way to perform a single action in different forms. चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। It provides an ability to call the same method on different JavaScript objects like parent class. As a JavaScript is not टाइप सेफ लैंग्वेज, तो हम लोग कोई किसी भी टाइप का डाटा इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पे आते हैं, ये मेरे पास एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है मेरे पास डिस्प्ले। अच्छा, यहाँ पे ना ये पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दी हुई है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग पेरेंट क्लास मेथड जो है ना वो चाइल्ड के अंदर कॉल कर सकें। बट मैं इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक आप सब लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज है फॉर एग्जांपल, तो वो अलर्ट मैसेज आपको पता है हम लोग सक्सेस के केस में भी शो करते हैं, रॉन्ग के केस में भी शो करते हैं, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग के लिए, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर हमारी कोई कॉल सक्सेसफुल होगी तो सक्सेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म हमें अलाउ करता है कि हम लोग एक ही अलर्ट फंक्शन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, चीज़ एक ही है लेकिन डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। लाइक अगर वो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मैं अलर्ट की फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ तो वो उसका कलर वगैरह
चेंज हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस के केस में देना चाह रहा हूँ तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई एरर आ गया तो मैं अलर्ट फंक्शन वही वाला कॉल करूंगा, वही अलर्ट का ऑब्जेक्ट मेरा शो होगा, लेकिन वो रेड कलर में होगा। तो इस तरह से जब हम एक ही चीज़ों को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमें पॉलीमॉर्फिज्म करता है। और रिएक्ट के अंदर हम लोग ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। एक ही चीज़ हम लोगों ने एक जगह पर रखी होती है, वो कहते हैं कि इसकी सब क्लास ना बनाओ, आप एक ही चीज़ को डिफरेंट प्रॉप्स पास करके उसको बता दो कि आप इस तरह से डिस्प्ले हो जाओ, आप इस तरह से डिस्प्ले हो जाओ, आप इस तरह से डिस्प्ले हो जाओ, ठीक है। तो हम लोग फिर इस तरह से रिएक्ट में काम करते हैं। ओवरऑल देखें तो बेनिफिट्स ऑफ ओप इनकैप्सुलेशन के अंदर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर देखें तो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। आप अपने जो इम्पैक्ट ऑफ चेंज है उसको बहुत आइसोलेट कर सकते हैं इजीली। आपको पता होता है कि ये 2 फंक्शन 3 फंक्शन बाहर से एक्सेसिबल हैं, बाकी सारे के सारे में इंटरनल है मेरे फंक्शन, तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के साथ आप रिडंडेंट कोड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, और पॉलीमॉर्फिज्म के साथ आप डिफरेंट एक ही चीज़ों को एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करके उसको डिफरेंट तरीके से आप वहाँ पे शो करवा सकते हो, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी स्विच स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं।